नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित यानी कि उत्तराखंड इतिहास से एक और महान शासक को आपके सामने लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा शासक है वो पवार राजवंश से राजा पृथ्वीपति शाह है, जो गद्दी पर दोस्तों हमारे पास सन 1634 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक शासन करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप लगातार मुझसे जुड़े हैं तो आपको आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हाँ, ये जो शासक है आज किस क्रम के बाद आए हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो लगातार आप मेरी सभी वीडियो को देखते हुए समझ रहे होंगे कि आखिर में पवार राजवंश में एक के बाद एक कौन कौन से शासक गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज जो हमारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण शासक लेकर आ रहा हूं, उन्हीं का नाम है राजा पृथ्वीपति शाह। ये महान शासक है दोस्तों। राजा पृथ्वीपति शाह एक ऐसा महान शासक पवार राजवंश में जिसके हम लोग मुगलों के साथ भी संबंध पर चर्चा करेंगे। मुगलों से भी इन्होंने लोहा लिया था। इसके अलावा दोस्तों सिरमौर शासक से, दापा शासक से और साथ ही साथ चंद शासक, यानी कि चारों ओर जो है अपने दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी एक लंबे टाइम पीरियड तक इन्होंने अपना राजपाट चलाया और बहुत ही शानदार तरीके से पवार राजवंश को और भी ऊंचाइयों तक ले गए। अगर दोस्तों मैं थोड़ी सी बात करूं पृथ्वीपति शाह से पहले की, अगर आप लोग लगातार मुझसे जुड़े होंगे तो हम लोगों ने राजधानी श्रीनगर के शासकों का इस समय अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और यहां पर हम लोगों ने शुरुआत की थी दोस्तों राजा अजयपाल से, और अजयपाल के पश्चात हम लोग क्रम से एक एक के बाद देख रहे हैं। जैसे अजयपाल के बाद हमारे पास फिर सहजपाल देखने को मिला था। सहजपाल के बाद हमारे पास अगला शासक बलभद्र शाह था। बलभद्र शाह के बाद हम लोगों ने देखा था, इसके बाद जो है गद्दी पर बैठे थे मानशाह, और मानशाह के बाद गद्दी पर बैठे थे श्यामशाह। मानशाह के पुत्र थे श्यामशाह, और श्यामशाह के पश्चात दोस्तों बलभद्र शाह के जो पुत्र थे यानी कि महिपति शाह। इस प्रकार से हम लोग इतने शासकों का राजधानी श्रीनगर में अध्ययन कर चुके हैं। और आज इसी क्रम में हमें आगे देखना है कि आखिर में राजा महिपति शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठते हुए दिखाई देगा। तो वो दोस्तों शासक है पृथ्वीपति शाह। जानेंगे कि आखिर में किन परिस्थितियों में पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठते हैं और फिर किस प्रकार से अपने प्रशासन को चलाते हैं। दोस्तों आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें पृथ्वीपति शाह को हम एक वीडियो के माध्यम से तो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े शासक हैं, इनके बारे में बहुत सारी हमारे पास जानकारियां हैं। ऐसे में एक ही वीडियो के माध्यम से यदि मैं आपके सामने लाता हूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे में आप लोगों को भी इसमें जो है इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग पृथ्वीपति शाह को दो वीडियो में पढ़ेंगे। पहला, क्योंकि इनका चरण भी दो चरणों में चलता है, ऐसे में एक वीडियो जो पहला आज का जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जब पृथ्वीपति शाह संरक्षण में रहे अपनी माता कर्णावती के, अर्थात सन 1634 से लेकर जो 40 तक का इतिहास पृथ्वीपति शाह के समय का रहा, वो रानी कर्णावती के अधीन देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में तो हम लोग 1634 से 1640 पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब सन 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठते हैं तो उसके पश्चात जो पृथ्वीपति शाह का अपना राज्यभार या जो शासन चला उसको मैं आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, और जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पवार राजवंश में एक महान शासक यानी कि पृथ्वीपति शाह। सबसे पहले तो अगर हम लोग पृथ्वीपति शाह के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें तो दोस्तों एक तो बात आती है इनके पिता के बारे में कि आखिर में इनके पिता कौन थे या फिर किन के पुत्र थे। तो हमारे पास उल्लेख मिलता है महिपति शाह के ये पुत्र थे, राजा महिपति शाह के। अगर इनकी माता की बात करें तो माता इनकी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास में यानी कि रानी कर्णावती। तो कर्णावती के ये पुत्र थे दोस्तों। पिता महिपति शाह और माता रानी कर्णावती के पुत्र थे पृथ्वीपति शाह। इसके बाद दोस्तों अब थोड़ा सा हमें पीछे जाना है कि आखिर में गद्दी पर इनको किन परिस्थितियों में बैठना पड़ा। यहां पर थोड़ा सोचने वाला है, क्योंकि प्रश्न भी बन सकता है। आजकल इस प्रकार से भी प्रश्न बन रहे हैं, जैसे हमने महिपति शाह में पढ़ा था कि महिपति शाह किन परिस्थितियों में गद्दी पर बैठे थे। हमने देखा था जबकि बैठना था वहां पर श्यामशाह के पुत्र को, लेकिन श्यामशाह के कोई भी पुत्र नहीं थे, निसंतान उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में दोस्तों फिर मजबूरन होकर श्यामशाह के चाचा को यानी कि 48 साल की उम्र में गद्दी पर बैठाना पड़ा था। तो सबसे ज्यादा आयु में गद्दी पर बैठने वाले पवार शासक महिपति शाह थे, लेकिन उनके जो पुत्र है पृथ्वीपति शाह
इन्हें दोस्तों पंवार राजवंश में सबसे कम आयु में गद्दी पर बैठने वाला शासक कहा जाता है। तो फिर यह समझना जरूरी है कि आखिर में ऐसा क्या कारण रहा कि इन्हें इतना जल्दी गद्दी पर बैठना पड़ा और फिर क्या क्या सिचुएशन उस समय रही। तो आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर हम लास्ट टाइम की बात करें, जब हमने इसके आखिरी वीडियो में महीपति शाह पर चर्चा की थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि महीपति शाह की जो चारों ओर की स्थिति थी, यानी कि कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में इस समय दोस्तों चंद राजवंश देखने को मिल रहा है और चंद राजवंश में इस समय जो शासक था वो त्रिमल चंद था। ये बात हो रही है दोस्तों महीपति शाह के समय की। और हमने देखा था कि त्रिमल चंद के संबंध पंवार राजवंश के साथ बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि त्रिमल चंद को खुद गद्दी पर किसके द्वारा, यानी कि श्याम शाह के द्वारा इसे गद्दी पर दोस्तों बैठाया गया था। लेकिन लास्ट में हम लोगों ने जाना कि आखिर में महीपति शाह की जो मृत्यु हुई थी वो इन्हीं त्रिमल चंद के हाथों के द्वारा हुई थी, या फिर इनके विरुद्ध जो महीपति शाह ने अभियान चलाया था उस युद्ध में महीपति शाह की मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि अब जो है लगभग पंवार राजवंश के यहाँ पर भी जो संबंध है वो धीरे धीरे कड़वाहट होते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग दापा की बात करें तो यहाँ पर दापा के साथ बहुत ही बेकार संबंध चल रहे हैं। बाकी जो है महीपति शाह सिरमौर के साथ भी पंगा ले चुका है। इसके अलावा मुगलों के साथ ऑलरेडी शाहजहां से पंगा ले चुका है। तो महीपति शाह के चारों ओर संबंध तो खराब चल रहे थे। अब हमें जानना यह था कि अंतिम दिनों में जब महीपति शाह का हमने पढ़ा था उनके द्वारा जो कलंकित कार्य किए गए थे, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने बाकायदा अलग से पढ़ा था कि महीपति शाह के द्वारा किए गए कलंकित कार्य, उन कलंकित कार्यों में पहला तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कलंकित था, जिन्होंने पूरे इसको कलंकित कर दिया था महीपति शाह को, वो था स्वयं इनका जो प्रमुख सेनापति लोधी रिखोला। लोधी रिखोला की हत्या करवा दी थी स्वयं महीपति शाह ने। जब उन्हें बाद में पता चलता है कि मैंने तो गलत तरीके से हत्या करवा दी तो उन्हें बड़ा दुख होता है। इसके अलावा दोस्तों यही नहीं, उन्होंने जो है 500 नागा साधुओं की हत्या कर दी। नागा साधुओं की हत्या करने के पश्चात हमने देखा ऋषिकेश में भरत मंदिर से उनकी आंखें भी निकलवा दी। ऐसे में लगातार जो है कहा जाता है कि अंतिम दिनों में महीपति शाह जो है बिल्कुल बेचैन पागल बादशाह हो गया था। उन्हें ना तो नींद आती थी और हर समय बेचैन अवस्था में रहते थे। तो दोस्तों फिर उनके लिए उपाय बताया गया था कि आखिर में इस पाप से आप कैसी मुक्ति पाएंगे। तो उन्हें मुक्ति जो है युद्ध में वीर गति प्राप्त करके ही ये प्राप्त हो सकती थी। ऐसे में फिर अंत में महीपति शाह ने जो है युद्ध कर दिया था त्रिमल चंद से और इस युद्ध में मारा गया था महीपति शाह। तो महीपति शाह इतने कम उम्र में, यानी कि सन 1600 लगभग 30-31 से 34 तक, मतलब 4-5 साल की उम्र में ही इसका देहांत हो गया था राजा महीपति शाह का। ऐसे में अब चुनौती हो गई थी कि आखिर में गढ़वाल गद्दी पर किसे बैठाया जाए, क्योंकि महीपति शाह का देहांत हो गया है भाई, अचानक से मृत्यु हो गई है, इतने कम टाइम पीरियड में महीपति शाह की मृत्यु। तो गद्दी पर किसे बैठाया जाए। गद्दी पर इस समय एक ऐसा मजबूत साहसी शासक की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो है दापा से पंगे चल रहे हैं। दापा शासक कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसके बाद महीपति शाह ने लोधी रिखोला के नेतृत्व में सिरमौर राजा को छेड़ दिया है। सिरमौर से कभी भी आक्रमण हो सकता है। इसके अलावा महीपति शाह ने, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि शाहजहां मुगल बादशाह है, तो शाहजहां से भी दुश्मनी मोल ली है महीपति शाह ने, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शाहजहां के द्वारा महीपति शाह को अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र भेजा गया था, परंतु महीपति शाह ने मना कर दिया था। ऐसे में दोस्तों चारों ही तरफ से महीपति शाह ने दुश्मनी मोल ली थी। लास्ट में त्रिमल चंद से भी युद्ध कर लिया है, तो चंदों से भी दुश्मनी मोल ली है। अब इस समय यहां पर एक मजबूत और साहसी शासक की जरूरत थी। लेकिन महीपति शाह के जो दोस्तों पुत्र थे, यानी कि पृथ्वीपति शाह, ये इस समय कुछ इतिहासकारों के कथा अनुसार मात्र 7 वर्ष के थे और कुछ इतिहासकार इन्हें मात्र 11 वर्ष के कहते। तो इतनी कम उम्र के अल्पवायु के थे इस समय पृथ्वीपति शाह। ऐसे में अगर इनको गद्दी पर बैठाया भी जाए तो आसपास खबर पहुंच चुकी है कि राजा महीपति शाह की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों दापा का शासक भी लगातार यहां पर इन क्षेत्रों को जीतने के लिए तैयार होगा। साथ ही साथ ये वाला सिरमौर राजा भी, मुगल बादशाह भी अब आक्रमण करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा, क्योंकि इस दौरान फिर कमजोरी का फायदा मुगल बादशाह शाहजहां जरूर उठाना चाहेगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा यहां पर यह देखना है दोस्तों कि इस समय त्रिमल चंद गद्दी पर है। जब यह गद्दी पर बैठता है लगभग 1634 के पश्चात, तो त्रिमल चंद जो है 1638 तक चंद राजवंश की गद्दी पर रहते। तो ऐसे में 1638 तक तो लगभग यहां से कोई आक्रमण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि त्रिमल चंद को खुद गद्दी पर बैठाया था एक पंवार शासक ने। ऐसे में यह कभी भी स्वयं के द्वारा पंवार राजवंश पर आक्रमण नहीं कर सकता था। तो थोड़ा सा यहां से तो बचाव रहेगा, परंतु बाकी चारों ओर से जो है पृथ्वीपति शाह को बहुत ही बड़ा खतरा था।
तो दोस्तों अब गद्दी पर तो इनको बैठाया गया क्योंकि आगे इन्हीं का वंशज गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर पृथ्वीपति शाह या तो 7 वर्ष या फिर 11 वर्ष की आयु में बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, इसी दौरान इनकी संरक्षिका बनती है स्वयं इनकी माता रानी कर्णावती, और यहीं से शुरू हो जाता है फिर ये संरक्षिका का पद, यानी कि सबसे पहले रानी कर्णावती के द्वारा इस संरक्षिका का पद को धारण किया गया और फिर पहली बार राजा पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनती है रानी कर्णावती। अब जब तक अल्पवयस्क रहते हैं तब तक गढ़वाल की भागडोर या पंवार राजवंश की भागडोर स्वयं रानी कर्णावती अपने हाथों में ले लेती है। तो इस तरह से दोस्तों शुरुआती जो सिंहासन का चरण था कि आखिर में किस प्रकार से ये गद्दी में बैठे, इतनी कम उम्र के थे, बहुत बड़ी चुनौतियां थी, तो मजबूरन होकर रानी कर्णावती को संरक्षिका बनना पड़ा। और फिर संरक्षिका के रूप में अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर रानी कर्णावती का कार्यकाल, यानी कि 1634 से लेकर 1640 ईस्वी को। तो आइए चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं इस दौरान आखिर में रानी कर्णावती के द्वारा किस प्रकार से संरक्षण के रूप में या फिर किस प्रकार से पंवार राजवंश को संभाला होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं यहां पर रानी कर्णावती संरक्षिका के रूप में सन 1634 से लेकर 40 तक ये टाइम पीरियड दोस्तों पूरा की पूरा रानी कर्णावती के संरक्षण के रूप में गुजरता है। तो आइए चलिए इस पर जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यानी कि आसपास की स्थिति पर, कि जब महिपति शाह की मृत्यु हुई उस दौरान गद्दी पर जब पृथ्वीपति शाह को बैठाया जाता है तो इस समय आसपास की स्थिति कैसी देखने को मिलती है। तो आइए थोड़ा सा एक मूल्यांकन करते हैं उत्तराखंड के मैप के माध्यम से, आखिर में इस दौरान किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है आसपास। दोस्तों अगर हम लोग इस समय आसपास की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग इनके पूर्व में बात करेंगे, अर्थात पूर्व का मतलब है कुमाऊं क्षेत्र में, और यहां पर दोस्तों अभी भी चंद राजवंश स्थापित है। और चंद राजवंश में भी राजा कौन है इस समय दोस्तों, तो त्रिमल चंद है। इसके बाद अगर यहां की बात करें, यह दापा क्षेत्र है और दापा से महिपति शाह के बहुत ही बुरे संबंध दिख रहे हैं। तो दापा में बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं होंगे और दापा शासक बिल्कुल तैयार है कि कब मौका मिले और मैं गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर दूं। इसके अलावा महिपति शाह ने सिरमौर राज्य को भी छेड़ दिया था। हमने देखा था लास्ट टाइम महिपति शाह ने लोधी रिखोला के नेतृत्व में सिरमौर राज्य को जीता था। ऐसे में दोस्तों सिरमौर का जो शासक है वो भी अब लगातार इंतजार कर रहा है, जो उसने अपने कुछ इधर के प्रदेश खोए थे, कि मैं कैसे अब इनको वापस जीतूं। तो यहां पर भी संबंध बहुत खराब। अब बात करते हैं मुगल बादशाह की। अगर मुगल बादशाह की दोस्तों इस समय चर्चा की जाए तो मुगल बादशाह इस समय कौन देखने को मिल रहा है, शाहजहां। और शाहजहां से पहले ही पंगा चल चुका है महिपति शाह का। ऐसे में दोस्तों मुगलों के साथ भी पंवार राजवंश के संबंध खराब देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जब रानी कर्णावती इनका संरक्षिका का पद संभालती हैं तो मात्र सिर्फ चंद राजवंश के साथ संबंध थोड़े ठीक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि त्रिमल चंद इस समय गद्दी पर है और त्रिमल चंद बिल्कुल भी आक्रमण नहीं करेगा गढ़वाल राज्य पर, जबकि बाकी चारों तरफ ये सब राज्य इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले और हम लोग आक्रमण करें इस राज्य पर। तो ये है स्थिति इस दौरान की, यानी कि जब रानी कर्णावती संरक्षिका का पद संभालती हैं और पृथ्वीपति शाह को अल्प आयु में या तो 7 साल या फिर 11 वर्ष की आयु में जब वो गद्दी पर बैठते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमको क्या दिखाई दे रही है, स्थिति दिख रही है। अब इस स्थिति का दोस्तों ये भी लाभ उठाना चाह रहे हैं, यहां से भी लाभ उठ रहा है। और मुगल बादशाह जो शाहजहां है, इनकी तो दोस्तों कहा जाता है कि एक योजना ही रही, जहां जहां पर भी मुगल के बहुत सारे ऐसे शासक देखने को मिले जहां जहां पर इन्हें कमजोर राज्य दिखाई दिया, किसी भी आधार पर कमजोर पड़ता हुआ, तो तुरंत जो है उस राज्य पर इन्होंने धावे बोले और उस राज्य को अपने अधीन भी किया। ऐसे में दोस्तों शाहजहां कैसे पीछे रहने वाले थे, तो यहां पर जैसे ही गद्दी पर बैठती है रानी कर्णावती, सीधा पहला शाहजहां का आक्रमण हो जाता है गढ़वाल पर भी। तो पहला शाहजहां का दोस्तों आक्रमण ये हमारे पास सन 1634 और 35 का आक्रमण था।
जो गढ़वाल पर किया गया था राजा शाहजहां के द्वारा। तो आइए दोस्तों, अब हमारा केंद्र बिंदु यानी कि रानी कर्णावती के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई महत्वपूर्ण इनकी कहानी है तो वो यही है कि जो मुगलों के साथ यानी कि शाहजहां जैसे महान शासक के साथ युद्ध था रानी कर्णावती का, तो इस युद्ध पर हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको दोस्तों यहां पर क्या दिखाई, ये स्थिति बताई मैंने चारों ओर जब रानी कर्णावती संरक्षिका का पद धारण करती है, तो इसी स्थिति का यानी कि एक महिला के हाथों जब राजपाट देखा शाहजहां ने, तो इस कमजोरी का लाभ उठाने के लिए शाहजहां ने यहां पर आक्रमण करवा दिया था। तो अब चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं कि आखिर में शाहजहां का गढ़वाल पर जो पहला आक्रमण है, इस आक्रमण में कौन विजयी रहा, क्या क्या नुकसान हुआ, क्या गढ़वाल राज्य यानी कि पंवार राजवंश को इस युद्ध के दौरान नुकसान झेलना पड़ा, क्या इस युद्ध में किसी सेनानायक की मृत्यु हुई, कौन कौन इस युद्ध में सेनापति थे या सेनानायक से कौन कौन से राज्य इस युद्ध में लड़ रहे थे, ये सारी चीजें हम लोग दोस्तों इस युद्ध के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए चलिए समझते हैं हम लोग यानी कि शाहजहां का गढ़वाल पर पहला आक्रमण यानी कि पंवार राजवंश पर पहला आक्रमण शाहजहां का। शाहजहां का गढ़वाल पर पहला आक्रमण। और दोस्तों ये जो आक्रमण है 1634 और 35 इसकी तिथि मिलती है। इस दौरान शाहजहां के द्वारा ये गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। आइए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि शाहजहां का जो ये गढ़वाल पर आक्रमण था, आखिर में इस दौरान शाहजहां के किस किस ने साथ दिया था, कौन कौन शाहजहां के साथ इस आक्रमण में शामिल था। तो दोस्तों इसे हम लोग यहां पर एक मैप के माध्यम से समझेंगे कि आखिर में कौन कौन सा राज्य इस दौरान शाहजहां के साथ था और फिर गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था। ये पहली बात तो दोस्तों यहां पर चंद राजवंश है और राजा है त्रिमल चंद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहली बात आप याद रखेंगे कि शाहजहां के जो गढ़वाल पर 3 लगातार आक्रमण हुए, उन 3 आक्रमणों में जो पहला आक्रमण था, इसमें चंद राजवंश ने बिल्कुल भी भूमिका नहीं ली, क्योंकि वहां पर त्रिमल चंद है और त्रिमल चंद बिल्कुल भी गढ़वाल राज्य के खिलाफ आक्रमण नहीं कर सकता था। वो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि खुद गद्दी पर गढ़वाल शासक ने बैठा है। तो पंवार राजवंश का जो ये युद्ध था यानी कि शाहजहां के साथ, इस युद्ध में चंद राजवंश में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं है। दूसरी बात आती है दोस्तों यानी कि इस दापा वाले क्षेत्र की। तो दापा का शासक इस समय खुद अपने आप उत्तरी अभियानों में व्यस्त था, तो ऐसे में दापा का शासक भी इस दौरान थोड़ा सा दूरी बनाकर रखा। कहा जाता है कि थोड़ा इसने लाभ उठाकर जो है इसका उत्तरी क्षेत्र अवश्य जीत लिया था, परंतु ज्यादा ध्यान इसने अपने उत्तरी अभियानों में ही दिया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आपको समझना है कि शाहजहां के गढ़वाल के पहले आक्रमण में सबसे इंपॉर्टेंट कांगड़ा, ये जो कांगड़ा है दोस्तों, ये कांगड़ा था मुगलों के अधीन और मुगलों ने यहां का फौजदार नियुक्त किया था नजावत खां को। नजावत खां, तो कांगड़ा मुगलों के अधीन है और कांगड़ा का फौजदार कौन है, मुगलों के द्वारा यानी कि नजावत खां को यहां पर नियुक्त किया है। इसके अलावा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो सिरमौर वाला राज्य है, इस सिरमौर राज्य में इस समय इसने भी सहायता दी शाहजहां की और इस समय यहां पर शासक है मनदाता प्रकाश। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शाही टुकड़ी यानी कि दिल्ली सेना की शाही टुकड़ी, कहने का मतलब है कि शाहजहां की शाही टुकड़ी, दिल्ली सेना की शाही सेना, इसने इसमें हिस्सा लिया था। तो दोस्तों शाहजहां का जो गढ़वाल पर पहला आक्रमण है, आपको याद रखना है, इसमें नजावत खां जो कांगड़ा का सरदार था, इसने हिस्सा लिया। मतदाता प्रकाश जो सिरमौर का राजा है, इसने गढ़वाल के खिलाफ हिस्सा लिया और दिल्ली की शाही सेना की टुकड़ी, इन तीनों ने ही संयुक्त रूप से इस दौरान धावा बोला था गढ़वाल राज्य पर। और ये जो गढ़वाल राज्य पर दोस्तों आक्रमण था, इसके परिणाम क्या हुए या आक्रमण के दौरान क्या क्या गढ़वाल राज्य को नुकसान उठाना पड़ा और किस तरह से ये युद्ध लड़ा जा रहा था, तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर हम लोग युद्ध की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है शेरगढ़ पर अधिकार, यानी कि यहां से नजावत खान ने इतनी तेजी के साथ अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा पश्चिमी क्षेत्र में कि जो देहरादून जनपद में ये कालसी वाले क्षेत्र के आसपास शेरगढ़ था,
सबसे पहले तो इस शेरगढ़ को जीता गया, शेरगढ़ पर अधिकार। और ये जो शेरगढ़ पर अधिकार है, ये शेरगढ़ दोस्तों वही है जिसे माधो सिंह भंडारी के द्वारा निर्मित माना जाता है। माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी ने इस शेरगढ़ को दोस्तों बनाया था और सबसे पहला जो आक्रमण था वो इसी शेरगढ़ के माध्यम से हुआ। नजावत खान ने शेरगढ़ को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद लगातार यहां से सिरमौर की सेना और कांगड़ा की नजावत खां की सेना संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है दोस्तों, और लगातार यहां से भी दक्षिणी दिशा से दिल्ली की शाही सेना की टुकड़ी भी दोस्तों आगे बढ़ रही। कहने का मतलब है कि गढ़वाल को इन दोनों दिशाओं से घेरा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो है ये जो दापा का शासक है ये भी लगातार इधर के छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। तो चारों ओर से सिर्फ इस कुमाऊं चंद राजवंश को छोड़कर लगातार इस समय रानी कर्णावती के समय गढ़वाल राज्य घिरा हुआ था। अब देखिए स्थिति कहां तक बन जाती है कि जैसे ही शेरगढ़ विजय हो जाता है तो यहीं पर दोस्तों कालसी में एक दुर्ग था जिसे वैराटगढ़ या फिर कालसी दुर्ग के नाम से जाना जाता था, कालसी वाले क्षेत्र में। अब यहां तक घुसपैठ हो चुकी थी सिरमौर की सेना और कांगड़ा की फौज का। इस दौरान दोस्तों वैराटगढ़ को भी ये जीत लेते हैं और ये जो वैराटगढ़ था, इस वैराटगढ़ को अधिकार दिया जाता है किसके पास? मंदाता प्रकाश के पास, यानी कि नजावत खां। क्योंकि इस युद्ध का जो नेतृत्व था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था नजावत खां, यानी कि नजावत खां के अंतर्गत शाहजहां के द्वारा यहां पर यह आक्रमण करवाया गया था। नजावत खां के अंदर सिरमौर की सेना थी, नजावत खां के अंतर्गत दिल्ली की शाही की सेना टुकड़ी आई थी और स्वयं नजावत खां जो कांगड़ा का फौजदार था एक भारी भरकम सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। ऐसे में दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से सिरमौर की सेना, कांगड़ा से नजावत खां की सेना लगातार रौंदती हुई चली जा रही थी यहां पर गढ़वाली राज्य को। ऐसे में गढ़वाल की सेना ने भी दोस्तों कहा जाता है कि शुरुआत में हाथ खड़े कर दिए थे और ये लगातार एक के बाद एक दुर्ग को जीते जा रहे थे। जो वैराटगढ़ और कालसी वाला क्षेत्र है, नजावत खां ने इसे तो शामिल कर दिया था सिरमौर राज्य में कि इसे आप रख लीजिए। इसके बाद यहां से कालसी से देहरादून होते हुए ऋषिकेश तक, और इधर से दोस्तों दिल्ली की सेना भी पहुंच चुकी थी ऋषिकेश के आसपास। दोनों ही सेना ऋषिकेश के आसपास, यानी कि दिल्ली की शाही सेना और इधर मंदाता प्रकाश और नजावत की सेना एक साथ मिल जाती है और दोस्तों यहां से अब ये बढ़ना शुरू कर देती है पौड़ी गढ़वाल की ओर, यानी कि पंवार राजवंश की राजधानी श्रीनगर की ओर। अब इतनी भारी भरकम सेना को देखकर कहा जाता है कि जो श्रीनगर की सेना थी या फिर रानी कर्णावती की जो सेना थी, पंवार राजवंश की जो सेना थी, इन्होंने दोस्तों हाथ खड़े कर दिए थे और इन्होंने अपनी हार को एक तरह से स्वीकार कर ली थी और संधि के लिए बाध्य हो गए थे। कहा जाता है कि इसी दौरान जब यहां से ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे तो संतूरगढ़ पर पहुंच जाते, पौड़ी गढ़वाल में। संतूरगढ़ में जब ये पहुंचते हैं और संतूरगढ़ पर जब डेरा डाला जाता है तो संतूरगढ़ को भी दोस्तों जीत कर ये लोग किसे सौंप देते हैं इसकी जमींदारी, यानी कि लखनपुर का एक जमींदार था, ये नजावत खां इस संतूरगढ़ को भी उसके अंदर दे देता है। इसके बाद संतूरगढ़ को जीतते हुए, संतूरगढ़ दोस्तों ये भी कालसी के आसपास वाला क्षेत्र माना गया है, तो संतूरगढ़ को जीतते हुए जब ये ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं तो अब ये पहुंचते हैं सलानगढ़ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सलानगढ़ पर। और ये जो सलानगढ़ है दोस्तों, ये सलानगढ़ हमारा पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र है, श्रीनगर वाला क्षेत्र है। तो वहां पर जब इनकी सेना पहुंच जाती है, ऐसे में लगातार जो है रानी कर्णावती जो है अपनी सेना को पीछे करती जाती है और संधि का प्रस्ताव रखती है नजावत खां के समय। तो नजावत खां के समय इस समय क्या संधि का प्रस्ताव रखा था, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा समझना है। कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने इस समय अपनी हार स्वीकार कर दी थी और कहा कि मैं संधि के लिए बाध्य हूं और मैं आपको, जब इनकी संधि होती है तो उस संधि के माध्यम से दोस्तों 10 लाख रुपए देना तय किया गया। यानी कि रानी कर्णावती को नजावत खां को 10 लाख रुपए देने थे और ये 10 लाख रुपए का टाइम कुछ किताबों में अलग मिलता है, कुछ किताबों में अलग, लगभग 15-16 दिन का जब टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन में 10 लाख रुपए दीजिए। तो यहां पर जो है सलानगढ़ में भी डेरा डाल रखता है नजावत खां। सिरमौर की सेना भी है, अपनी सेना भी है, दिल्ली की शाही सेना भी है। इस जगह पर डेरा डाले हुए हैं सलानगढ़ पर नजावत खां और लगातार जो है 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है
और इस समय तक रानी कर्णावती का कोई और जो है आगे जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि भाई रानी कर्णावती 10 लाख रुपए देगी भी या नहीं। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि इस समय तक जो नजावत खां थी उसकी सेना के पास जो रसद थी यानी कि जो खाद्य सामग्री थी उसकी भी धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। अब कुछ इतिहासकार तो लिखते हैं कि जब यहां पर खाद्य सामग्री बिल्कुल समाप्त हो जाती है नजावत के खां के पास, तो रानी कर्णावती सीधा आक्रमण बोल देती हैं इन सेना पर, यानी कि नजावत खां की सेना पर या शाहजहां की सेना पर, और इसी तरह से घेर कर मार दी जाती है शाहजहां की सेना को। बाकी लोग भाग जाते हैं, जो बचे कुचे लोग हैं उनको नाक काटकर जो है वापस छोड़ दिया जाता है। एक कहानी इस प्रकार से मिलती है। दूसरी कहानी इस प्रकार से मिलती है कि जब समय दिया जाता है लगभग 15 दिन का, तो रानी कर्णावती जो है विंसर मंदिर में चले जाती है प्रार्थना करने, और फिर वहां पर जो है प्रार्थना करते हुए इस क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि होती है, और उस ओलावृष्टि के कारण मुगल सेना यहां पर लड़ नहीं पाती है। फिर रानी कर्णावती की सेना उन्हें चारों ओर से घेर देती है और वहीं पर जो है उन्हें पराजित करके उनके नाक कटवाकर भेज दिए जाते हैं। ऐसी दो तरह की चीजें। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो शाहजहां का गढ़वाल पर पहला अभियान है, इस अभियान में बुरी तरह से पराजय हुई थी राजा शाहजहां की, या फिर हम कह सकते हैं कि नजावत खां के अंतर्गत जो नेतृत्व में जो ये सेना भेजी गई थी ये बुरी तरह से पराजित हो जाती है, क्योंकि यहीं पर बचे कुछ सैनिकों के नाक कटवाकर रानी कर्णावती भेज देती। इस दौरान थोड़ा सा आपको याद ये रखना है कि रानी कर्णावती के साथ दो महत्वपूर्ण सेनापति थे। एक तो महिपति शाह, दोनों की दोनों महिपति शाह के समय से लेकर चले आ रहे हैं। पहला दोस्तों आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था दोस्त बेग मुगल, यह सेनापति था महिपति शाह के समय भी। इसके अलावा दूसरा था माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी और दोस्त बेग मुगल के द्वारा रानी कर्णावती की इस समय सहायता की गई, या सेनापति के रूप में इन दोनों ने काम किया और इस शाहजहां के पहले गढ़वाल पर आक्रमण को दोस्तों विफल किया, अर्थात इस युद्ध में गढ़वाल सेना विजय रही। इसी युद्ध के पश्चात दोस्तों कहा जाता है कि ये डबराल के अनुसार कहा जाता है कि इन्होंने नाक कटवा दिए थे, तो उनके अनुसार इन्हें नाक कटी रानी के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इस समय रानी कर्णावती को नामों से पुकारा जाता है, परंतु आपको इतना याद रखना है कि इस युद्ध के पश्चात रानी कर्णावती को क्या कहा जाता है, यानी कि नाक कटी रानी के रूप में जाना जाता है। तो ये था दोस्तों वो पहला अभियान शाहजहां का गढ़वाल पर, जिस अभियान के दौरान सिरमौर की सेना भी शाहजहां की युद्ध तरफ से लड़ रही है। नजावत खां खुद शाहजहां का जो है सूबेदार है, वो भी अपनी कांगड़ा से पूरी फौज को लेकर आ रहा है, खुद नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसी भारी भरकम, और साथ में दिल्ली से एक शाही सेना की टुकड़ी भी भेजी गई। इन सभी को संयुक्त रूप से रानी कर्णावती के द्वारा पहले युद्ध में पराजित किया जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि शाहजहां की इस पहले युद्ध में बुरी तरह से दोस्तों पराजय हुई। तो ये था दोस्तों पहला युद्ध जिसमें बुरी तरह से पराजय हुई। बाकी चीज आपको याद रखनी है कि इस पहले युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था, तो चंद शासक ने इस युद्ध में बिल्कुल भी दोस्तों भाग नहीं लिया था, क्योंकि चंद राजवंश की गद्दी पर इस समय त्रिमल चंद बैठा है और ये ऐसे में बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता है। तो ये रही दोस्तों, हमने अभी जाना कि आखिर में, अब थोड़ी सी बात आती है कि आखिर में क्या खोया इस दौरान जो युद्ध हुआ। और रानी कर्णावती जब तक संरक्षिका के रूप में रहती है, तो जो गढ़वाल राज्य था उस जो पूरा पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला है, उन्होंने इस दौरान क्या क्या खोया। तो आपको याद रखना इस दौरान दोस्तों जो ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यहां पर सिरमौर राज्य ने काफी अंदर तक घुसपैठ कर ली थी। कहने का मतलब है जो कालसी वाला दुर्ग था, कालसी वाले दुर्ग में भी सिरमौर राज्य का अधिकार हो चुका था। इसके अलावा जो शेरगढ़ का दुर्ग था, शेरगढ़ के दुर्ग पर भी नजावत खां का अधिकार हो गया था। इसके साथ साथ जो संतुरगढ़ था, संतुरगढ़ पर भी इनकी विजय हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि कुछ दक्षिण वाला हिस्सा और कुछ पश्चिमी वाला हिस्सा, और जो उत्तर वाला हिस्सा है वहां पर भी कुछ भागों में दोस्तों दापा शासक अभियान करके उन क्षेत्रों को छीन चुका था। तो इस युद्ध में गढ़वाल को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी, जनधन के रूप में भी उठानी पड़ी, और साथ ही साथ अपने जो जीते हुए प्रदेश है उनको भी दोस्तों खोना पड़ा था।
तो ये इस दौरान हानि हुई। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि जो ये युद्ध था, नजावत खां के नेतृत्व में ये पहला शाहजहां का अभियान था। तो ऐसी कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध के पश्चात जो है बहुत ज्यादा अपमानित हो गया था नजावत खां, और यहां से फिर दिल्ली जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा नजावत खां के बारे में भी कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि युद्ध से जो है अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, तो दिल्ली में जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये रहा शाहजहां का गढ़वाल पर पहला अभियान, जिसे महारानी कर्णावती के द्वारा बुरी तरह से विफल कर दिया गया। अब दोस्तों थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर रानी कर्णावती के लिए कि आखिर में रानी कर्णावती को किन किन नामों से जाना जाता है और क्या क्या रानी कर्णावती ने कार्य करवाए। पहली तो बात हम लोग करेंगे अन्य नाम की, कि कौन कौन से नाम से इन्हें जाना जाता है। अन्य नाम, अन्य नामों में दोस्तों पहला तो आप लोग याद रखेंगे जो अभी हमने समझा, यानी कि गढ़वाल की नाक कटी रानी, भाई नाक काटने वाली रानी है। दूसरा आप लोग याद रखेंगे इन्हें गढ़वाल की दुर्गावती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गढ़वाल की दुर्गावती कहा जाता है। दोस्तों जो ये दुर्गावती है ये गोंड शासिका थी। इनकी भी कुछ इसी प्रकार से स्थिति देखने को मिलती है कि अकबर के यहाँ पर भी दोस्तों इनके पति की देहांत होने के बाद जो इनका पुत्र था, बहुत ही अल्प वयस्क थे वो भी, अकबर का जो है सामना किया था इन्होंने भी, और संरक्षिका भी बनी रही अपने छोटे से पुत्र के रूप में। तो इसीलिए तुलना की जाती है, यानी कि गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है जो गोंड की एक शासिका रही। साथ ही साथ दोस्तों इन्हें गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है, गढ़वाल की ताराबाई। तो गढ़वाल की ताराबाई भी रानी कर्णावती को कहा जाता है। ये ताराबाई दोस्तों मराठा थी, और वहां पर भी मराठा में जो चल रहे षड्यंत्र थे उस दौरान जो ये ताराबाई है इसने किस प्रकार से अपने शासन को बचाया, तो इसीलिए तुलना संभवतः की जाती होगी मराठा की ताराबाई से भी। तो रानी कर्णावती को किन किन नामों से, भाई नागकटी के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ गढ़वाल की दुर्गावती के नाम से जाना जाता है, और गढ़वाल की ताराबाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर थोड़ी सी हम लोग यहीं पर बात करें इनके कार्यों में कि भाई कोई कार्य भी इनके द्वारा किए गए थे, तो हमारे पास कुछ उल्लेख मिलते हैं। जैसे दोस्तों देहरादून में जो करनपुर गांव है, कहा जाता है कि करनपुर गांव भी रानी कर्णावती के द्वारा बसाया गया था। और साथ ही साथ राजपुर जो नहर है, राजपुर नहर वह अनेक जो है छोटी छोटी बावड़ियां होती है, जो पानी के छोटे छोटे कुएं होते हैं प्यासों के लिए रास्तों में, उसका भी निर्माण करवाया था इस राजपुर क्षेत्र में, और राजपुर नहर का निर्माण भी इनके द्वारा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि लगभग 1940 में 1640 में हाटगांव, ये चमोली में पड़ता है दोस्तों, हाटगांव की भूमि हटवाल ब्राह्मणों को दान में दी थी रानी कर्णावती के द्वारा। तो ये दोस्तों अभी हमने चर्चा की, यानी कि पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ रहे हैं, परंतु पृथ्वीपति शाह के जो प्रारंभिक चरण है, यानी कि जब वो अल्प वयस्क थे और उनकी जो माता है रानी कर्णावती, उनके द्वारा जब उनका संरक्षण किया गया, एक संरक्षिका के रूप में उनके साथ रही, तो उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई उन पर हमने विशेष रूप से अभी चर्चा रखी। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सन 1640 ईस्वी में अब पृथ्वीपति शाह भी जो है बड़े हो जाते हैं, और 1640 में पृथ्वीपति शाह अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं, और इसके बाद शुरुआत हो जाती है दोस्तों राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में। तो इसके अलावा जो मैं अगला वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा उसमें हम लोग राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। राजा पृथ्वीपति शाह में वहां पर एक तो सबसे पहले हमारी चर्चा का विषय अब ये रहेगा कि जो अभी हमने देखा कि आखिर में इतने सारे प्रदेशों को खो चुका है, दापा भी अंदर तक घुस चुका है, सिरमौर राज्य भी काफी क्षेत्रों को छीन चुका है, दक्षिणी वाला देहरादून के आसपास के राज्य सीमा भी छीन चुकी है। ऐसे में जब पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठेगा, और साथ ही साथ जो राजकोष है वो भी दोस्तों क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, क्योंकि शाहजहां के इतने बड़े भारी भरकम सेना के सामने बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ी होगी रानी कर्णावती को। ऐसे में राजकोष भी खाली है, चारों ओर से क्षेत्र भी, चारों ओर से जूझ भी रहा है, कभी भी आक्रमण हो सकते हैं। तो जानेंगे कि अब राजा पृथ्वीपति शाह आखिर में क्या एक्शन लेंगे, किस तरीके से अपने राजपाट को अब वो संभालेंगे। ये दोस्तों मैं आपको एक अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।